न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड है। स्केलेटल मसल को क्या कहते हैं? वॉलंटरी, आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और कार्डियक और स्मूथ मसल ये वॉलंटरी है। ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। वॉलंटरी सिस्टम को क्या कहते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं? मैटिक सिस्टम, मैटिक सिस्टम, मैटिक सेंसरी, मैटिक मोटर, ये मोटर है। और इनवॉलंटरी सिस्टम, जो इनवॉलंटरी मसल्स है ऑटोनॉम उनको कंट्रोल करने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। और इसके अंदर दो डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम हो गया। अब इनमें हमने जो है ना डिफरेंस देखना है। आपको मैंने जनरल आइडिया बता दिया था हर चीज़ का, जनरल आइडिया जो है। जनरल आइडिया जो कंट्रैक्शन का है, इसके अंदर जरा रिपीट करें जरा। सबसे पहले क्या होता है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे करंट आता है, डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम चैनल ओपन कैल्शियम चैनल जो है। नेक्स्ट क्या होता है? प्री सिनेप्टिक डिपोलाइज होगी, नेक्स्ट क्या हुआ? कैल्शियम इनफ्लक्स कैल्शियम का इन्फ्लक्स किसमें? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। प्रीसाइनेप्टिक में आगे नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आगे नेक्स्ट बाइंड हो जाता है रिसेप्टर के साथ पोस्ट साइनेप्टिक पे रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड हुआ, नेक्स्ट उसने क्या करना है? रिसेप्टर के साथ कोई ना कोई। सोडियम हाँ जी ये सोडियम यहाँ गेट पे ये नेसेसरी नहीं है सोडियम गेट ही हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, ठीक है। जी अच्छा आगे नेक्स्ट होना है कि नेक्स्ट आपका, अब यहाँ पे अगर स्केलेटल इनफ्लक्स मसल है तो सोडियम गेट ही होगा। नेक्स्ट आपका सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, तो आपकी पोस्ट वाली मेम्ब्रेन और पूरा मसल आपका डिपोलराइज होगा। अब डिपोलराइजेशन जब हो जाती है तो टी ट्यूब्यूल्स के ऊपर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सॉरी कैल्शियम चैनल कैल्शियम पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम अंदर आएगा और वो कंट्रैक्शन करवा देगा। ये एक जनरल मैकेनिज्म था, ये जनरल मैकेनिज्म है कि कंट्रैक्शन कैसे हो रही है। ठीक होगी। सिनैप्स को जरा डिटेल से देखते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और स्केलेटल मसल है स्केलेटल, पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ पे एक बॉडी होती है, प्रोटीन होती है, वो डेंस बॉडी कहा जाता है, प्रोटीन की बॉडी होती है। सिनेप्टोब्रेविन और साइनेप्टिक हेलो, जी जी ये डेंस बॉडी, डेंस बॉडी की दोनों साइड पे यहाँ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड, नहीं मिला रजिस्टर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक हो गया। ये कौन सी मेम्ब्रेन है?
देखें ज़रा यहाँ पे आपने, प्री-सिनेप्टिक क्योंकि ना आगे जो डिजीजेज आएंगे आपको उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा किसमें नहीं। प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक में ब्रेन के ऊपर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, ये आप स्केलेटल मसल पढ़ रहे हो ना, तो स्केलेटल मसल के अंदर बताएं नर्व कौन सी होगी, एसिटाइलकोलिन नर्व सिस्टम कौन सा है, सिस्टमैटिक में। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होना है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल। अच्छा यहाँ पे जरा दो एंजाइम के नाम याद रखें। एसिटाइल कोलिन को बनाना है, बनाने के लिए जो है जब उसको कोलिन तोड़ना है, एसिटाइल कोलिन का संथेज एंजाइम है। तो वो जो संथेज होता है असल में ग्रुप ट्रांसफर करता है, उसका असल नाम होता है ट्रांसफरेज। कौन सा? ट्रांसफरेज एंजाइम। असल वो ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज है, एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। संथेज भी कह सकते हो लेकिन ज़्यादा बेटर नेम है कि जो काम हो रहा है उसके हिसाब से उसका नाम है ट्रांसफर। अच्छा बाद में उसने हमने वो बांड तोड़ना होता है और उसके लिए चाहिए होता है एस्प्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्प्रेज। एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज वो यहाँ पे है, ठीक हो गया। एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये आपने सारा इवेंट जरा गौर से समझना है, आप सारी फार्माकोलॉजी है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज है यहाँ पे, ठीक है। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, इसके ऊपर ना ट्रांसपोर्टर लगा होता है कोलिन का, इसका बताएगा कोलिन क्या है, किसकी बायोकेमिस्ट्री होती है, कोलिन क्या है। सारी बायोकेमिस्ट्री नहीं पूछी, सिर्फ यही पूछी कोलिन जियोटिशियल कोलिन क्या एक्स्ट्रासेलुलर। है, लिपिड होते हैं कोलिन। अब ये आगे ये कोलिन इसके साथ जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। कोलिन अंदर आया, कोलिन आ गया। एसिटाइल को ये कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। नर्व टर्मिनल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। नर्व टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये ट्रांसपोर्टर था किसका, कोलिन का। सोडियम की इसके साथ को ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कोलिन अंदर आ जाती है। ये कोलिन जो है ना असल में ड्राई फ्रूट्स नहीं होते इसमें होता है, इसलिए कहते हैं तो वो ड्राई फ्रूट, ये जो ऑयल होता है ड्राई फ्रूट्स का उसमें कोलिन अच्छा खासा होता है, तो एसिटाइल कोलिन बनता है। अब ये कोलिन जो है अंदर आ गया, एसिटाइल को ये माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या दिया, एसिटाइल को, एसिटाइल को, ये एसिटाइल को साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी क्या आ चुका है, कोलिन अंदर है ना, कोलिन। एंजाइम कौन सा यूज करना है, एसिटाइल कोलिन, शॉर्ट फॉर्म लिखी है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये एंजाइम यहाँ पे यूज करो। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन, डन हो गया। एसिटाइल को ये माइटोकॉन्ड्रिया से लिया, कोलिन बाहर से आया, कोलिन बाहर से आया। अच्छा जब आपने बना लिया ना इसको, आपने पता क्या सर करना है बाद में, कोलिन का सोर्स क्या था? कोलिन का सोर्स आपकी डाइट जीआईटी। है, डाइट से आना है ना, आपने खाने पीने में ठीक है। बता ड्राई फ्रूट के जो ऑयल होते हैं बहुत ज़्यादा कोलिन होते हैं, फास्ट ये लिपिड भी होते हैं। अच्छा आपने इसको ना ये बना लिया, बनाने के बाद इसकी ना पैकेट बना ली, क्या करना है, पैकेट बना, मतलब आपने एसिटाइल कोलिन को ना पैक कर दिया, वेजिकल के अंदर पैक कर दिया, ये पैकिंग हो गई, वेजिकल के अंदर पैक कर दिया, डन हो गया। आपका एसिटाइल कोलिन बना, उसके बाद हम पैकिंग करते हैं। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस डन होगी है। अच्छा आपसे कोई पूछे बताएं एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ है, वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं सिनैप्स के अंदर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, प्री प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सिनेप्टिक
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं कहना, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर, ठीक है। प्री न्यूरॉन के अंदर है ना एसिटाइलकोलिन ट्रांसफेरेज, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर है। अच्छा आगे नेक्स्ट जो है डीपोलराइजेशन का फिनोमेना, जनरल कंसेप्ट मैंने आपको कल बता दिया था, तो आपने डीपोलराइज कर दिया कि बाहर से नेक्टर करें अंदर डीपोलराइज हो गया जी। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन नर्व जो है करंट आ चुका है ब्रेन से, डीपोलराइज हो चुका है, ठीक हो गया। अब डीपोलराइजेशन होने के बाद अब क्या होगा जी, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल थे, वोल्टेज गेटेड में नाम लिखा हुआ है इनका साथ, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। आपने इन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ओपन कर दिया, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे अब ओपन। बाहर क्या पड़ा हुआ है, ये ECF है ना, बाहर है कैल्शियम, बाहर है ये कैल्शियम हम कहाँ जाएगा अंदर, डन हो गया। अब ये कैल्शियम अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। आपने मार्सिनिया ग्रेवी सुनी है ना, मार्सिनिया ग्रेवी सबको पता होगा, जी सर। मसल की डिजीज है सर इसी तरह आपके की। कट रही है, डिस्टोर्ट हो रहा सिग्नल थोड़े से वीक है, वो तो खुद ही सही हो जाएंगे। अब ये प्री सिनेप्टिक है। सर कट मार्सिनिया ग्रेवी एक डिजीज होती है, ईटन लैम्बर्ट, तो लैम्बर्ट ईटन भी कहते हैं, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम। कौन सा, ये भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, टॉप कैल्शियम डन हो गया। डिजीज का नाम क्लियर है, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम। ये यस डिजीज किसकी डिजीज है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल का प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो गए, अच्छा पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी देख रहे हैं हम इधर, कैल्शियम अंदर गया, कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम का क्या करवाया आपने, इनफ्लक्स, कैल्शियम का इनफ्लक्स। उस कैल्शियम ने फिर क्या करवाना है, कैल्शियम ने एसिटाइल की क्या रिलीज ऑफ करवाना, ACH। उसकी ना एक्सोसाइटोसिस है ना, कि बाहर रिलीज करना वेजिकल को, उसकी एक्सोसाइटोसिस करवा। ये सारे वेजिकल जो इसके अंदर होंगे ना, काफी सारे, ठीक हो गया। सब वेजिकल को पकड़ के इसने पता क्या करना है, यहाँ पे ला के छोड़ दें, इधर मेम्ब्रेन के साथ ला के अटैच करवाना है। कैल्शियम क्या करवाता है, एसिटाइलकोलिन के वेजिकल को, एसिटाइलकोलिन के वेजिकल जो पैक, आपने एसिटाइलकोलिन पैक किया ना, बनाया कैसे पता चल गया, कोलिन और एसिटाइल को आपस में मिला के, किसने मिलाया, एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम, डन हो गया। अब उसके बाद पैकिंग कर दी, पैकिंग के बाद अच्छा आगे नेक्स्ट काम है रिलीज का, कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाना है। अच्छा जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ऑटो एंटीबॉडी या एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, को डैमेज कर देते हैं, क्या कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, अगर वोल्टेज गेटेड नहीं कैल्शियम होगा। नो। चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल डैमेज कर दिए जाए, क्या कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, नहीं होगा। अच्छा क्या नो। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर पाओगे, क्या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर पाओगे, नहीं। बात क्लियर होगी है कि नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता किस डिजीज में, यही आपकी ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, एसिटाइलकोलिन, मास्थेनिया ग्रेविस। मार्सिनिया ग्रेविस और चीज है, उसको मैं बात करूंगा। यस ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम
disease of voltage gated calcium channel, destruction of voltage gated calcium channel। ठीक हो गया। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कैल्शियम इनफ्लक्स नहीं होगा और एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो इसलिए आपको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाएंगे जरा नॉर्मल पे। दोबारा यहाँ आपको कैल्शियम का इनफ्लक्स करवा दिया, वो नेक्स्ट है आपने एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया। एसिटाइल कोलिन आपने रिलीज कर दिया, बाहर आ गया एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद ये कौन सा ब्रेन है? तो सिनेप्टिक, Postsynaptic. ये आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये हम कौन सा मसल पढ़ रहे हैं? आपको पता है स्केलेटल हिस्टोलॉजी थोड़ी सी मसल की, स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? हिस्टो में तुम कहते हो सार्को। सार्को क्या होता है? फ्लश लीमा, सार्कोलीमा, 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 सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्को का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी? मसल्स की, स्पेशली मतलब मसल्स की मेम्ब्रेन को यही कहते हैं, सार्कोलीमा। डन हो गया। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सार्कोलीमा। तो क्या कहते हैं? सार्कोलीमा। याद आना। नेक्स्ट चलें जी, ये किसके रिसेप्टर हैं? जी। ये किसके रिसेप्टर हैं? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर हैं। तो आवाज बेहतर हुई है या अभी भी कट रही है? सर नहीं, बेहतर हुई, काफी देर से ही बस ऐसे आ रही है। आधा घंटा के लेक्चर मिल रहा है। हाँ, ये बात कर रहे थे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर की। इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन नहीं अटैच है, वो क्यों अटैच? इसके साथ क्या जुड़ा होता है? रिसेप्टर। इसके साथ अभी जो रिसेप्टर है ना, इसके साथ गेट है। अब ये जो गेट है, ये किसका गेट है? ये सोडियम का गेट है। एसिटाइल कोलिन लिंक्ड सोडियम चैनल है। ये का नाम क्या होगा? एसिटाइल कोलिन है ना ये, उसका रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ है ये गेट अंदर की तरफ। ठीक है, एसिटाइल कोलिन लिंक्ड सोडियम चैनल, इसको ऐसे कहते होते हैं, एसिटाइल कोलिन लिंक्ड सोडियम चैनल जो है, बस उसके रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन के ऊपर अटैच होगा, अब ये चैनल अगर बंद है तो ये गेट जो है वो, ये दरवाज़ा यहाँ से खोल दिया जाएगा, ये गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये गेट किसका था? सोडियम का। बाहर सोडियम आपको पता है ज़्यादा होता है, ये सोडियम जो है वो मसल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। कौन सा मसल पढ़ रहे हैं हम? स्केलेटल मसल। यहाँ तक डन होगी बात? सोडियम Yes, जो sir. है वो अंदर आ गया। अच्छा, सोडियम अगर अंदर आ गया, ये गेट आपने खोल दिया है ना, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन अब क्या हो जाएगी? आपने उसको पॉजिटिव चार्ज अंदर कर दिया, डीपोलराइज। क्लियर है? रिसेप्टर पे आ जाए, यहाँ थोड़ी सी कहानी डिस्कस करते हैं। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर कितने? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर टाइप्स लिखें। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर एक होते हैं निकोटिनिक, दूसरे होते हैं मस्कुरिनिक। कौन से? निकोटिनिक और निकोटीन से वर्ड है ना, निकोटिनिक, निकोटिनिक। और दूसरे कौन से?
एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर कितने? निकोटीन का तो पता है ना, स्मोकिंग में होती है, जो टोबैको Yes, के sir. अंदर निकोटीन होती है, जी सर। निकोटीन। और दूसरा मस्कुरेन जो होता है ना, ये एक मस्कुरेन। मशरूम है, मशरूम का नाम मस्कुरेन। ये उसके केमिकल को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, इसको मस्कुरेन नहीं कहते हैं। कुछ निकोटीन को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, इसको निकोटीन नहीं कहा जाता। ये निकोटीनिक रिसेप्टर की दो टाइप्स हैं, एन एन। एन एन का मतलब क्या है? नर्व टू नर्व। एन एन जो एसिटाइल NM। कोलिन के रिसेप्टर जो हैं वो नर्व टू नर्व होते हैं, वो एन एन होते हैं। जो मसल के दरमियान होंगे उसको कहेंगे एन एम। एन एन और एन एम। अब ये बताएं जरा कौन से? एम, ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर जो हम स्कैटर मसल पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जो एसिटाइल कोलिन का NM। रिसेप्टर है, ये कौन सा है? एन एम रिसेप्टर। एन एम डन हो गया। एन एम कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? नर्व टू नर्व। और ये कहाँ पे होता है? नर्व मसल। कौन सा मसल? सारे नहीं, कौन सा मसल हम पढ़ रहे हैं? ठीक है, हमने स्मूथ और कार्डिक की बात नहीं की। ठीक है, अच्छा, ये काम मस्कुलिनिक रिसेप्टर कितने होते हैं? 5 होते हैं। M1, Yes, M1, M2, 4, 5. M3, M4, M5। ये जो 3 है, 3, 4, 5, ये ना मेरे काम के ना आपके काम के, लेकिन काम सारा इनका ही है। इनमें से इनकी स्टडी नहीं है इतनी खास, ये सिर्फ ब्रेन में है। जो एसिटाइल कोलिन दिमाग में यूज होता है ना, मेमोरी वाले इसमें, वहाँ पे ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर, ये सिर्फ ब्रेन में है। और देखें ना, अब वहाँ पे आपने वो मिक्स नहीं करना कि एन एन अभी हमने बोला है कि नर्व नर्व वो होता है। ये नर्व जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल की नहीं। अच्छा, यहाँ पे ब्रेन के अंदर M2, M3, M4, M5, M2 कहाँ पे? हार्ट पर नोड। थ्री को थोड़ा यहाँ से ना 3 निकाल दें, इसकी लोकेशन और भी है। 4, 5 को ब्रेन में कर लें, 3 यहाँ से काट दें। M2 कहाँ पे है? नोड की, क्यों, कौन सी नोड? हार्ट की नोड याद है ना आपको? ऐसे और एबी जी सर। नोड्स के ऊपर होते हैं। M2 रिसेप्टर नोड्स के ऊपर होते हैं। M1 कहाँ पे है? M1 पैराइटल सेल बताएं, बॉडी में कहाँ होते हैं पैराइटल सेल? पैराइटल सेल स्टमक। कॉन्फिडेंस से आंसर ब्रेन करें। में M4 और 5 है सिर्फ। हाँ, सिर्फ 5, 3 को निकाल M3 दो, किधर 3 के? अभी अभी उसकी बात की करते। M1 पैराइटल सेल है, ओके। M2 नोड्स है, M4, 5 ब्रेन है, 3 को कहाँ रखें? रखें, जो मैं भूल ही गया, स्मूथ मसल सेल 3 है साथ। ठीक है, और कहाँ पे रखने हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, सलाइवा, सैलिवेशन, स्वेटिंग, सैलिवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पर नहीं रखना, वहाँ पे कोई और है। इस तरह एक्सेप्शन बहुत है, वो आगे डिटेल में देखेंगे। एक्सो जनरल कंसेप्ट ध्यान में रखें। M3 कहाँ पे है जी? स्मूथ मसल पे और एक्सोक्राइन ग्लैंड पे। क्लियर हो गया? आपको एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन डन होगी है। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं इसमें से? अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है? स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं हम। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एन एम रिसेप्टर है, या एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं। पेरिफेरल नर्वस एन एन, ये नर्व टू नर्व होते हैं, लेकिन सिर्फ पेरिफेरल नर्वस के अंदर। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है, वहाँ जो एसिटाइल कोलिन आपने यूज करना है,
M4 और M5 ये ब्रेन के ऊपर है, ठीक है। M3 कहाँ पे है? स्मूथ मसल। बताएं स्मूथ मसल कहाँ होती है? जो मिडल लेयर होती है हालो आर्गन की मिडल लेयर स्मूथ मसल होती है। जीएलटी के स्मूथ मसल, रेस्पिरेटरी ट्रैक के स्मूथ मसल, ब्लड वेसल के अंदर जो मीडिया होती है वो वाले स्मूथ मसल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की मीडिया वहाँ के स्मूथ मसल, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल, यूरिटर के स्मूथ मसल, ये ऑटोनॉमिक सिस्टम है ना। तो सारे स्मूथ मसल, सारे स्मूथ मसल्स के ऊपर क्लियर हो गया। सारे स्मूथ मसल के ऊपर M3 एक और साथ में ऐड करें एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एंडो नहीं एक्सो, लैक्रिमेटरी ग्लैंड, सैलिवेटरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन सैलिवेशन के लिए, लैक्रिमेशन के लिए। डन हो गया था न्यूरोमस जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यहाँ पे जो रिसेप्टर हम पढ़ रहे हैं कौन से हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, ये निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, ठीक है। और कौन से टाइप्स के हैं? NM, नर्व टू मसल, स्केलेटल मसल है, नर्व टू मसल। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, डीपोलाइज कर लिया आपने इसको। सोडियम का गेट था वो आपने जी सर। ओपन कर दिया। कैसे ओपन किया? किसकी हेल्प से ओपन किया? एसिटाइल कोलिन की हेल्प से। अच्छा बताएं ये कौन सा गेट हुआ फिर? ये कौन सी किस मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हो आप? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की। इसके ऊपर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है तो ये दरवाजा किसने खोला? एसिटाइल कोलिन ने। तो इसको इस गेट का नाम रखें, लिगेंड गेट है ये लिगेंड गेट की बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा जो एक डिजीज थी मार्क्स ने ग्रेविस में क्रास लगा दिया था, जरा इसको जरा दोबारा क्रास को खत्म करते हैं। मार्क्स ग्रेविस डिजीज के अंदर क्या होता है? मार्क्सिनिया ग्रेविस डिजीज के अंदर जो है मार्क्सिनिया ग्रेविस, थीनिया मायो मसल थीनिया थिन, मार्क्सिनिया ग्रेव, ग्रेव वैसे नाम है उसका। ये डिजीज किस चीज की होती है? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर की डिजीज है। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, अच्छा ये जो रिसेप्टर नहीं नजर आ रहे हैं आपको, मैं इनको डैमेज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा आप बताएं क्या होगा? क्या एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा? रिलीज की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो काम नो। करने पहुंचे हैं। बेतहाशा एसिटाइल कोलिन होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा एसिटाइल कोलिन होगा हमारे पास तो। लेकिन मसला क्या है? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर थोड़े हो गए हैं जी। रिसेप्टर। कितनी ज्यादा थे? वो थोड़े से रह गए हैं, बहुत ज्यादा थे थोड़े रह गए। ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, दो ही बचे हैं। इन्हीं से काम लेना है अब आपने। ठीक होगी बात कि नहीं? ये बात डन है। इसके डिजीज का ये आइडिया क्लियर हो गया कि नहीं? एसिटाइल कोलिन रिलीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एसिटाइल कोलिन में जो एक्ट करना होता है ना पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाकर रिसेप्टर जो है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर की डिजीज है, तो रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं एंटीबॉडी की वजह से। डन हो गया एसिटाइल कोलिन का। अब यहाँ पे ये ऐसी दवाई नहीं इस्तेमाल करनी कि एसिटाइल कोलिन ज्यादा कर दें, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसी दवाई इस्तेमाल करें तो यहाँ उसका जो है वो एसिटाइल कोलिन का रिलीज थोड़ा सा ज्यादा करने को फायदा नहीं होता, कि कुछ न किसी तरीके से वो काम करे उसके ऊपर जाके, ठीक है। हम चैनल का वाला काम जो है थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। अच्छा ये दोनों के अंदर ये फर्क होता है, लेकिन दोनों ही वीकनेस है दोनों के अंदर। अच्छा बताएं क्या, अब यहाँ के पते की बात देखें, क्या आप मसल को डिपोलाइज कर लोगे अगर मायोसिनिया ग्रेविस डिजीज हुई? बताएं मसल डिपोलाइज होगा? नहीं होगा, नो। क्यों ना होगा? तो बताएं पैरालिसिस थोड़ा कैसी होती है? आपको पता है पैरालिसिस जो मसल पैरालाइज होता है, वीक वीकनेस। होता है, एक वीकनेस ना हमने कह दिया, एक मसल फ्लैक्सिड ढीला हो जाता है फ्रेजाइल। बिल्कुल लूज, फ्लैसिड ऐसे बाजू ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ऐसी वाली पैरालिसिस होती है। एक होता है वो जब फालज का मरीज होता है, हम देखा होगा ब्रेन स्ट्रोक वाला मरीज, उसका बाजू अकड़ जाता है, पूरा टांग अकड़ जाती है, सीधी नहीं होती है, ऐसे होता है ना बिल्कुल। कैसी होती है? स्पास्टिक, फुल टाइट। स्पास्टिक पता क्यों होती है? उसमें जो करंट होता है ना बहुत ज्यादा है और कंट्रोल कोई नहीं होता। ये फ्लैसिड क्यों होती है? इसमें कोई एक्टिव पोटेंशियल या करंट होता ही नहीं है, करंट होता ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं?
बिल्कुल करंट नहीं होता तो मसल बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, फ्लेक्सिड। तो दोनों केसेस के अंदर कैसी पैरालिसिस होगी फ्लेक्सिड, ही दोनों में डीपोलराइजेशन नहीं होगी, ठीक है। डीपोलराइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फ्लैक्सिड पैरालिसिस है दोनों में। मेन जो है वो आइडिया क्लियर होगा डिजीज किस लेवल पे है। वोल्टेज कैल्शियम चैनल की डिजीज है और एसिटाइल कोलिन से के रिसेप्टर से रिलेटेड डिजीज है। अच्छा यहाँ तक बात होगी, बायोलॉजी पे वापस आ जाए, आपने डीपोलाइज कर दिया, डीपोलाइजेशन हो चुकी है, एसिटाइल कोलिन का काम खत्म हो गया जी। डीपोलाइजेशन होने के बाद ओहो यहाँ पे जो है ना टी टी ट्यूब्स थी क्या है इसके अंदर, स्केलेटल मसल में टी ट्यूब्स हैं। इसको क्या कहते होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पता है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है, सार्को का वर्ड इस्तेमाल करना, ठीक है। स्केलेटल मसल में कितनी तरह का होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कैसे होता है, सादा नहीं होता, वो टी शेप होता है। कैसे होता है, टी शेप, टी शेप। डन हो गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस शेप में है, टी की शेप में, किस शेप में है, टी शेप में है ना। इसमें कितनी टी है, एक दो तीन है, ओहो तो ये दो कितने टी है इसमें, तीन है, तीन टी है जी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी शेप में है और ट्रायड है, तीन टी इकट्ठे, मतलब उसका ट्रायड बना हुआ है। बात में आ रही है, तो इस शेप में तीन टी है। अच्छा अगर दो है तो उसको क्या कहेंगे, दो टी है, डायड, दो टी है ना। ऐसा किसमें है, कौन सा मसल पढ़ रहे हैं, टी ट्यूब, कार्डिक में डाइट स्केलेटल में ट्रायड, कार्डियक में डायड। डाइट अच्छा जी आगे नेक्स्ट आ जाए, कौन सा मसल चल रहा है, स्मूथ, ओहो उसमें ट्यूब ही नहीं है, फिर उसमें क्या है इसका, छोटे छोटे पीस हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं किसके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसका नाम क्या है, कैवियोला। जरा गौर से वर्ड पे फोकस करें, क्या है, कैवियोला। किसकी बात कर रहे हैं, स्मूथ मसल सेल की। बात हम कर रहे थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक हो गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बता, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी शेप में होता है स्केलेटल मसल में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन टी शेप में है कार्डियक मसल में भी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी शेप में है, तीन टी है, टायर्ड, तीन तीन ट्यूब है, और दो है डायड जो है तो टी शेप ना। लेकिन ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी शेप में नहीं होता, किसमें, स्मूथ मसल के अंदर। वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे पीसीज होते, टी नहीं है। डन हो गया, छोटे छोटे पीसीज हैं, उन पीसीज का नाम क्या रखा हुआ है, कैवियोला। क्या कहते हैं, कैवियोला। कैवियोला। चलो जवाब बता, कैवियोला यहाँ कैवियोला डन क्लियर होगी है, ये बात डन होगी। आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बातें, तीन डिफरेंस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी शेप है स्केलेटल मसल में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी शेप है कार्डियक मसल में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट इन टी शेप स्मूथ मसल, सार्कोप्लाज्मिक सर रेटिकुलम। ये जो जी जी, सर ये ट्राइड और डाइड मतलब टी ट्यूब्स टी ये जो होंगी दो इसमें होंगी दो और हैं, तीन होंगी, दो हैं, मतलब तीन क्या हैं। मतलब दो, देखे ना, है शेप उसकी जो है ना
मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए 3 T लिखे थे, ऐसे है जी उसमें अरेंज, नहीं समझे? और 2 सर है ये तो ऐसे तीनों है टी सिंपल है। टी जो है, नहीं, टी ये शेप है, तीनों टी शेप। सार्कोप्लाज्म है तो ट्यूबें है ना, वो टी की शेप जी में जी। अरेंज है। मतलब एक ट्यूब इस तरफ जा रही है, एक ट्यूब इस तरफ जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे टी बना हुआ है, समझे कि नहीं? अच्छा, अब वो एक अच्छा नहीं, अच्छा। 2 नहीं, 3 ऐसे हैं, ऐसे ट्यूबें हैं। वो ये ट्रायड कहलाता है, 3 ट्यूबें एक ही मसल के फिलामेंट को कवर किए हुए हैं, ठीक हो गया? ये ट्रायड कहते हैं। अगर 2 हुई तो उसको डायड कहते हैं, 2 ट्यूबें, वो कार्डिक मसल है। स्मूथ मसल में टी शेप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी शेप नहीं होता। स्मूथ मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी शेप नहीं होता, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्मूथ मसल? कैव्यूला। व्हाट इज कैव्यूला? कैव्यूला क्या होता है? स्मॉल पीसेस ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन होगी बात? यहाँ तक डन है? जी सर। ये जो ट्यूब ड्रा की, इसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं इसके अंदर क्या चीज पड़ी हुई है। इसके अंदर कैल्शियम को स्टोर किया हुआ है। किसने स्टोर किया है? इधर ट्रांसमिटर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम स्टोर किया हुआ है। अल्लाह मियां ने ना यहाँ पे कैल एक प्रोटीन रखी हुई है। कैल्स्ट्रिन। इसने अल्लाह मियां ने कैल्सिकोस। यहाँ पे एक प्रोटीन रखी, इसका नाम लिखते हैं कैल्सिकोएस्ट्रिन। कैल्शियम के लिए लिखना इकट्ठा है, वैसे अलग लिख रहा हूँ समझने के लिए। कैल्सिकोएस्ट्रिन, कैल्सिकोएस्ट्रिन, ये कंबाइन, ये इसके साथ ना कैल्शियम चिपका हुआ है, इस कैल्सिकोएस्ट्रिन के साथ, ये प्रोटीन, कैल्सिकोएस्ट्रिन प्रोटीन, ठीक होगी बात कि नहीं? कैल्सिकोएस्ट्रिन प्रोटीन है। अच्छा, अब ये इसके अंदर है। इसके ऊपर जो है, नेक्स्ट देखें, इसके ऊपर चैनल ड्रा करें, इसके ऊपर चैनल ड्रा करें। ये चैनल कौन सा है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, यहाँ तक क्लियर है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन? बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर कंट्रैक्शन, ठीक हो गया एक काम। दूसरा काम होता है एक्शन पोटेंशियल को डीपली जो है वो लेके जाना, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी, कैल्शियम का सोर्स है। जब आपने डिपोलाइज किया तो ये वाला जो चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, किसके ऊपर है? टी ट्यूब, ऐसे ही है, टी 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 ट्यूब है ट्यूब। ना, टी ट्यूब है, टी ट्यूब के ऊपर ये जी। कैल्शियम, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। अब आप दरवाजा खोलोगे, यहाँ कैल्शियम थोड़ा है, इस कैल्शियम मसल है, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा किसकी स्टडी हो रही है? इसकी कैल्टल मसल की, ठीक है? तो यहाँ कैल्शियम थोड़ा है, ज्यादा कहाँ है? इसके अंदर है ना, कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा है। जब आप दरवाजा खोलोगे तो फौरन ये कैल्शियम बाहर नहीं आ जाएगा? स्टेप याद है ना? जी। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुए, आपका कैल्शियम बाहर आ गया। ये कैल्शियम आपका बाहर आएगा तो ये कैल्शियम जो है वो नेक्स्ट जो है वो ज्यादा शुरू हो गया, डन हो गया। ये कैल्शियम अब क्या करवाएगा? ये कैल्शियम कंट्रैक्शन, ये कैल्शियम कैसे करवाएगा? वो फिलामेंट पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक बात डन है। जनरल मैकेनिज्म डीपोलराइजेशन, यहाँ तक कंट्रैक्शन जी। तक का फिनोमेना डन हो गया। कंट्रैक्शन आपने कैसे करवाई है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल टी ट्यूब, जब मसल डिपोलाइज होगा, मसल डिपोलाइज जो टी ट्यूब की रोल प्ले करती है, ठीक है? तो कैल्शियम अंदर आता है, ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर अपना जाती कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम बाहर आएगा टी ट्यूब से, ठीक है? कहाँ आ जाएगा? मसल के अंदर आ जाएगा। पहले वो टी ट्यूब के साथ, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म, क्या कहते हैं? मसल है ना, साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। अभी सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा।
तो कंट्रैक्शन शुरू होती है। इसके अंदर सार्कोमियर अरेंज है ना, तो आगे फिलामेंट में हम रेल से देखते हैं एक्टिन मायोसिन के अंदर। यहाँ तक बात डालोगी। अच्छा, अब रिलैक्स कर लें उसको, मसल रिलैक्स कैसे होगा इस कैल्शियम को? अच्छा जरा आप बात बताएं, अगर इस कैल्शियम को वापस देना तो कैसे जाएगा? खुद ही चला जाएगा या कुछ करना पड़ेगा? कैल्शियम कंट्रैक्शन के लिए टी ट्यूब से बाहर सर पंप आपको पंप लगाना पड़ेगा। देखिए, जब आपने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इस्तेमाल करके बाहर जैसे ही आपने दरवाजा खोला ना, तो वो खुद ही बाहर चला गया, आपको एनर्जी लगानी नहीं पड़ी। अच्छा, आपने रिलैक्स करना है। जब आपने रिलैक्स करना है ना इसको, तो ये अगर ये वापस ना गया तो रिलैक्सेशन थोड़ी होगी। बात समझे कि नहीं? अच्छा, अब वापस चलते हैं जी, रिपोलाइज करते हैं, जरा स्टेप बाय स्टेप चलें। एसिटाइल कोलिन तो नहीं आएगा ना अब मजीद, चैनल बंद हो जाएंगे, सोडियम गेट जो है वो बंद हो जाएंगे, चार्ज दोबारा क्या हो जाएगा अंदर से, नेगेटिव, रिपोलाइज हो जाएगा। मसल मसल के पोटाशियम चैनल खुल जाएंगे, क्या हो जाएगा, रिपोलाइज। ये वाले दरवाजे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो मजीद कैल्शियम तो नहीं आएगा ना, मजीद कैल्शियम नहीं आएगा। जो आया था उसको वापस लेके जाना है। कैसे? टी ट्यूब के ऊपर, वो असल चीज जो समझाना चाह रहा हूँ, टी ट्यूब ने बाहर निकाल ली है, ठीक है। ये टी शेप ट्यूब है, इसके ऊपर एक तो हमने ड्रा किया वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम चैनल कब ओपन हुआ, जब आपने मसल को क्या किया, डिपोलाइज हुआ, तो ये ओपन हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से कैल्शियम बाहर आ गया, यहाँ से कैल्शियम कैल्शियम बाहर आ गया। तो इस कैल्शियम ने क्या करवाया, नहीं तो नहीं सर गए, ये जरा रिपीट कर दें। डीपोलराइजेशन हुई। ये कौन से चैनल है, वोल्टेज गेटेड वोल्टेज कैल्शियम, गेटेड किसके ऊपर है, टीटीपीएल के ऊपर वो क्या है, सार्कोप्लाज्मिक ऐसा रेटिकुलम है असल में। इसके अंदर क्या चीज है, कैल्शियम ही कैल्शियम है, कैल्शियम। बहुत ज्यादा कैल्शियम, बहुत ज्यादा कैल्शियम, इतना ज्यादा कैल्शियम। सेल में कभी भी फ्री कैल्शियम नहीं फिरता फिरता। अगर सेल में फ्री कैल्शियम आ जाए, सेल मर जाता है, तो पैथों में देखेंगे। इसलिए कैल्शियम को पकड़ के रखना पड़ता है। कैसे अंदर है, किसने पकड़ा हुआ है उसको, बाहर नहीं निकलने देना, कैल्सिक्वेस्टिन प्रोटीन ने उसको पकड़ा हुआ, ठीक है। कैल्शियम बाहर आया, अब वापस बताना कैसे जाएगा, वापस कैसे लेके कैल्शियम पंप्स। यहाँ कैल्शियम कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल उससे ज़्यादा है। जो बाहर कैल्शियम है वो थोड़ा है, आपने कंट्रैक्शन करवा ली, ठीक हो गया। अब वापस आपने लो से हाई की तरफ जाना है, उसमें तो स्टोर, ये तो आपका स्टोर है ना कैल्शियम का, टी ट्यूब तो स्टोर है। जब टी ट्यूब के अंदर वापस लेके जाना, खुद नहीं जाएगा, आपने यहाँ पे पंप इस्तेमाल करना है, कौन सा, कैल्शियम पंप। समझ में आ गया है कि टी ट्यूब के ऊपर कितने रिसेप्टर हैं कैल्शियम के, एक कैल्शियम का पंप है और दूसरा वोल्टेज जी गेटेड कैल्शियम चैनल है, ये दो चीजें हैं, दोनों का रोल अलग है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ने कैल्शियम रिलीज करवाना है तो कंट्रैक्शन हो जानी है, पंप ने फिर कैल्शियम, कैल्शियम पंप, पंप बैक कैल्शियम इनटू टी ट्यूब। ये लिखें सेंटेंस, कैल्शियम पंप क्या करता है, पंप बैक कैल्शियम इनटू टी ट्यूब। कार को जो अंदर से कैल्शियम कंट्रैक्शन के लिए आया था, उस कैल्शियम को पंप बैक कर दिया, वापस ले गया ना। एटीपी लगानी है यहाँ पे, मसल को रिलैक्स करने के लिए एटीपी लगती है, ना लगे तो रिगर मोर्टिस हो जाता है ना, बंदा स्टिफ हो जाता है, इसी वजह से एटीपी खत्म हो जाती है, कैल्शियम वापस नहीं जाता, कंट्रैक्शन ही कंट्रैक्शन रह जाती है। आंखें खुली हैं तो खुली रह जाएंगी, आंखें बंद करनी पड़ती है ना। सबसे पहले मसल जो है जो स्टिफ होते हैं वो आइस के होते हैं। अच्छा, ये बात क्लियर होगी, टी ट्यूब के ऊपर कैल्शियम का जी पंप होता है। अच्छा, ये सारा नमूना डन हो गया, ये सारा जी क्लियर हो गया है कि नहीं?
कोलिन आया, एसिटाइल कोलिन बना, एंजाइम कौन सा यूज किया, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज। ओके, उसके बाद आपने डिपोलाइज किया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, फिर आपने कौन से वोल्टेज। अच्छा, अब इसमें आपने मिक्स नहीं, ये जो हमने पढ़े हैं ये कहाँ पे हैं, ये ट्यूब के अंदर वाले, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये प्री मेम्ब्रेन के ऊपर है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम के। तो यहाँ से कैल्शियम जो है साइटोप्लाज्म जो बाहर एक्सेल मैट्रिक्स से अंदर गया, इनफ्लक्स हुआ, इनफ्लक्स होने के बाद आपने क्या करवाया, वेसिकल को एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ अटैच करना है। अब आपसे मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूँ, ये रिसेप्टर कौन से हैं स्केलेटल मसल पे, निकोटिनिक रिसेप्टर है, कौन सी टाइप है, एन एम, निकोटिनिक रिसेप्टर एन एम, निकोटिनिक रिसेप्टर एन एम। अब उन्होंने फिर क्या किया, इस रिसेप्टर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम का गेट, सोडियम का गेट जुड़ा हुआ है। जैसे ही एसिटाइलकोलिन हुआ तो सोडियम गेट खुला, सोडियम हो गया, मसल क्या हो गया, ड्राइव हो गया, डन हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्यूब ने क्या किया, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल टी ट्यूब के ओपन हुए, कैल्शियम बाहर आ गया, यहाँ पे कहाँ पे, मसल के साइटोप्लाज्म, मसल के साइटोप्लाज्म, कैल्शियम आ गया बाहर, कैल्शियम ने क्या करवा दिया, डन हो गया, कैल्शियम ने कंट्रैक्शन किया। रिलैक्स करना है तो सारा करंट खत्म कर दो, एसिटाइलकोलिन वापस ले जाओ, करंट खत्म कर दो, रिपोलाइज कर दो, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल बंद हो जाएंगे। तो कैल्शियम का क्या करें, वापस लेके जाओ टीपीयू। वजह क्या है, सेल मर जाएगा, अदरवाइज सेल की डेथ हो सकती है अगर फ्री कैल्शियम सेल में चलता फिरता है। इसको वापस स्टोर में वापस ले जाओ, काम हो गया है ना, कंट्रैक्शन हो गई है पंप से, कैसे वापस, कैल्शियम के पंप। 5 मिनट ब्रेक कर